नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नितिन गौतम और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इज इंडियाज पॉपुलेशन इम्पेंडिंग अ डिजास्टर। क्या इंडिया का पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया के लिए। एक चर्चा का विषय है। आप सब अभी करंट फॉलो कर ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया है कि हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं। आज के डेट में जो एस्टिमेट्स है वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 145 करोड़ लोगों की एक जनसंख्या है। कई लोग इस डाटा को अपने अपने तरीके से देखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा होना देश के लिए अच्छी बात है। अच्छा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा दिमाग है आपके पास और ज्यादा हाथ हैं काम करने के लिए। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल कर सकते हो तो देश को वो एक बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले समय में दे सकता है। हालांकि दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जिसको इस बात की चिंता है कि क्या पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि हमारे देश का रिसोर्स इनफ नहीं है उनको सस्टेन करने के लिए, और क्या ये इंडिया में प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने से हमको रोकेगा। क्या वो और समस्याएं क्रिएट करेगा इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक टर्म्स में, जॉब के टर्म्स में, इनकम के टर्म्स में और लाइफस्टाइल के टर्म्स में। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत पॉपुलेशन के बारे में आप आइडिया रखते हो तो आप एक चीज तो जानोगे कि कंट्री के ग्रोथ में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगर आप सुने होंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड स्टेज जिसमें पॉपुलेशन ऐड होता है, पर्टिकुलरली उसी समय जिस समय पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसी समय देखा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्रीज पाते हैं। इस केस में वर्ल्ड में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, जिसके लिए आप सबसे पहले रेफर कर सकते हो जापान को। अगर आप जापान की बात करोगे जो आज इंडिया फेस कर रहा है, अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हो तो आपको यह पता होगा कि अंग्रेजों के टाइम पे हमारा थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, हम इंडस्ट्री लगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे। बट जो मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज इंडिया में आया वो पर्टिकुलरली आपको 1947 के बाद जब हम आजाद हुए तब हमने पुश देना चालू किया। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आपने पढ़ा ही होगा, उसके बाद से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ तीनों एक लिंक्ड वेरिएबल है। और इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम जापान का एग्जांपल लेंगे। अगर आप जापानीज हिस्ट्री देखोगे तो जापानीज हिस्ट्री में अगर आप जापान को जाके उसके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जापान 1870 1870 से 1960s तक जापान एक ऐसी कंट्री थी जहां पे पॉपुलेशन का राइज हुआ, स्पेक्टेकुलर राइज हुआ, बढ़िया ग्रोथ हुआ। और उस एरा में जो जापान अपने लेटर स्टेजेस में आता है, जब उसका पॉपुलेशन बढ़ता है, यानी मैं 1950s 40s की बात कर रहा हूं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका असर जापान के इकोनॉमी पे दिखना चालू हुआ। जापान का इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा रेट पे ग्रो किया। ठीक है, इवन वर्ल्ड वॉर 2 के सेटबैक के बाद भी जापान 1960s में बहुत जल्दी उठ गया, क्योंकि उसके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन था जो ट्रेंड था, स्किल्ड था इकोनॉमी को वापस से सही रास्ते पे पहुंचाने, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी। ठीक है, इसीलिए अगर आप जापान की हिस्ट्री देखोगे तो 1960s को जापानीज हिस्ट्री में कई बार स्पेक्टेकुलर डिकेड भी बोला जाता है। जिस लेवल का इकोनॉमिक ग्रोथ जापान ने उस टाइम पाया वो बहुत मुश्किल है एम्युलेट करना इवन आज के जापान में। बट जैसे जैसे समय का चक्का थोड़ा आगे बढ़ता है जापानीज हिस्ट्री में तो आपको यह पता चलेगा कि जापान 1990s से ही एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी है जो कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा है ग्रोथ के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जापान कोई गरीब देश है, जापान में अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ है, जापान उसको अचीव किया है अपने पीछे वाले फेजेस से। बट आज चूंकि उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है 1990s के बाद, जापान रोज ये फाइट कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी डूब ना जाए, स्लो हो जाए जितना हो लेकिन पॉजिटिव रहे। स्लो तो अभी भी हो रहा है, स्लो डाउन है, स्टैग्नेशन है। बट आप अगर न्यूज अभी भी फॉलो करते हो तो आपको रेगुलरली पता चलेगा कि जापानी स्लो डाउन में है, जापान ये कर रहा है। और इवन सेम लोग जो 1960s को दी एरा ऑफ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ बोलते थे, उन्होंने जापान में 1990s को द मिस्ड डिकेड बोला, जहां पे ग्रोथ बिल्कुल ही एक तरीके से मिस हो गया। और कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि 1990s से लेके आज तक भी जापान उससे रिकवर नहीं कर पाया है, जापान कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाया।
इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का चेंज छिपा हुआ है। तो जापान से जो अगर हम लर्निंग लें तो उससे हमको दो तीन चीजें ये समझ आती हैं कि जिस स्टेज में कोई कंट्री का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उस समय आप अपने इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चालू होगा तो ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी होगी। आपने करंट में या न्यूज़पेपर में डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसा एक टर्म पढ़ा होगा, वो उसी चीज की बात मैं कर रहा हूं। इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं कि जिस समय आपका पॉपुलेशन आपको ग्रोथ पोटेंशियल देता है उस समय आप मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर पाए। अब अगर हम इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली बात करें, इंडिया का जो पॉपुलेशन जर्नी रहा है वो भी आपको पता है। इंडिया एक पॉपुलेशन बूम के स्टेज में गया आजादी के बाद 1970s, 1980s, 1990s, इसमें हमने बहुत तेजी से हमारा पॉपुलेशन ग्रो किया। इसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो डाउन हुआ है और अभी एक कंट्रोल रेट में है, बट चूंकि बेस इतना ज्यादा हो गया पॉपुलेशन का कि स्लो होते होते भी हम अच्छा खासा पॉपुलेशन ऐड कर रहे हैं हर डिकेड में, राइट। और जो अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें यह तय है कि इंडिया अपना पीक पॉपुलेशन 2060-2070 के आसपास अचीव करेगा, जिस समय इंडिया में करीब 170 करोड़ लोग होंगे। उसके बाद हमारा पॉपुलेशन थोड़ा बहुत डिक्लाइन करेगा 10% से। तो कहने का मतलब ये जो विंडो है, आज हम 2024 पे खड़े हैं, 2025 आप ले लो, 2025 से लेके 2065-70 ये हमारा टाइम है जिसमें हमको मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है एज अ कंट्री। उसके बाद क्योंकि एक नेचुरल स्लो डाउन आएगा पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने के कारण, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं कि क्या इंडिया सही जगह प्लेस्ड है इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, क्या यह समय इंडिया यूज कर सकता है इकोनॉमिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, राइट, और लोगों का इनकम उस लेवल पे पहुंचाने के लिए जो सच में इंडिया को प्लेस कर देगा वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के अलोंग, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक टर्म्स में, राइट। तो आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर आपके पास पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, बस वो रिसोर्स होना इनफ नहीं है। सवाल ये उठता है कि एज अ कंट्री हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करता हूं तो आपको अगर पॉपुलेशन को एक फोर्स में कन्वर्ट करना है, एक ऐसे रिसोर्स में कन्वर्ट करना है जो बाद में आपको ग्रोथ दे सके, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की जरूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल उसमें से है वो एजुकेशन एंड स्किल्स है। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये आपको पता है। सवाल ये है कि क्या आज हमारा स्किलिंग फॉर्मल लेवल पे, क्या हमारे लोग इतने स्किल्ड हैं? हमको भी पता है कि आज के डेट में इंडिया में फॉर्मली स्किल्ड लोगों की संख्या केवल 6% है। ओनली 6% इंडियंस आर फॉर्मली स्किल्ड। एजुकेशन में वी आर डूइंग मच बेटर देन स्किल्स, बट इज इट गुड इनफ? क्या एजुकेशन हमारा इनफ एम्प्लॉयबल स्किल्स देता है? आप रिपोर्ट्स पढ़े होंगे जिसमें आपको यह भी पता चला होगा कि भाई इतने % इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हैं, इतने % MBA ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल हैं। तो क्या हमारा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट या जो बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रोपेल कर पाए, क्या उस तरीके से ट्यून्ड है हमारा एजुकेशन? अगर नहीं है तो क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पे भी कई बार इंडिया में डिबेट्स हुए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक लेवल का देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई भी कंट्री होगी वहां पे एक लेवल का नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, क्योंकि एक छोटा सा पॉपुलेशन होता है जो कि वर्किंग में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो आई गेस 1%, 2%, दैट्स इट। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो हर टाइम एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहे ऐसी बात नहीं है। 4%, 3%, 5% के आसपास हम जाते हैं। बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको यह पता चला होगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़े थे, 8% हुआ था, 7% हुआ था, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि एक इंडिकेटर यह भी है कि जब आप स्किल दे दो, एजुकेट कर दो, तो क्या सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? क्या आपकी इकोनॉमी इतनी केपेबल है कि क्या ये पूरे वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन है, अगर आप उसको एजुकेट कर सकते हो, स्किल सेट दे सकते हो और एम्प्लॉयबल बना सकते हो, ये तो हुआ बंदे की बात। सवाल है कि इकोनॉमी क्या इनफ अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर रही है कि इन लोगों को आप जॉब्स दे पाओ और अल्टीमेटली वो जॉब इनकम लेवल्स लोगों का बढ़ाने लग जाए। ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस तरीके से देखना है।
तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम अकाउंट में लेते हैं आज के इंडिया में, तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है। आज के डेट पे हमारे पास पॉवर्टी लेवल्स जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसमें 10%, 8% के आसपास हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेटेस्ट डेटा जो है वो 3 से 4% कह रहा है। एजुकेशन में हम रेगुलरली इंप्रूव कर रहे हैं। स्किलिंग वाले पार्ट पे मे बी वी नीड टू डू मोर एज अ कंट्री। तो ये तो तय है कि इंडिया कंप्लीटली एक डिजास्टर नहीं हो सकता है पॉपुलेशन के कारण, क्योंकि हमारे रास्ते सही हैं। प्लस हमारी इकोनॉमी 8%, 7%, 6% से लेके 9% इसके बीच में ग्रोथ रेट भी दे रही। इसका मतलब इकोनॉमी भी अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर रही है और लोगों को भी हम कैपेबल कर रहे हैं। बट ये जो छोटे छोटे परसेंट आपको दिख रहे हैं, 3%, 4%, 8%, सवाल यह है कि इंडिया का स्केल मैसिव है। 150 करोड़ लोगों पे अगर 3% की भी आप बात करते हो तो वो 4.5 करोड़ हो गया। 150 के स्केल पे 3%, 4% अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करोगे तो वो आप बात कर रहे हो 4.5 से 6 करोड़ लोगों की, जो कि यूरोप के कंट्रीज के ओवरऑल पॉपुलेशन के बराबर है। तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट है अगर इंडिया उन लोगों को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है वर्किंग पॉपुलेशन में। क्या ये एक डिजास्टर तक पहुंचने वाला है? ऐसा मेरे को नहीं लगता है। आप अपनी राय दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यहां से हम किसी डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बट चूंकि कई सारे एस्टिमेट्स, कई सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया के पास ये जो विंडो है पॉपुलेशन का 2045, 2050 तक कहते हैं, मैं कहता हूं 2060-70 तक आप फिर भी मान लो। इसी में हमको अपने सारे गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, लोअर मिडिल क्लास का इनकम बढ़ाना है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, इंडिया अभी 140वां नंबर का कंट्री है वर्ल्ड में पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम में हम पीछे हैं। डेवलप कंट्री बनने के लिए हमको टॉप 30, टॉप 20 कंट्रीज में आना है। तो चैलेंजेस भी बड़े हैं। अगले 30-40 साल इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल इसलिए भी हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो यही 30-40 साल रहने वाले हैं। साथ में बात क्या है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, और जो नहीं है उनको हम आने वाले टाइम में कर सकते हैं। सवाल है कि जितना बड़ा चंक बाहर रह रहा है, क्या हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? कई सारे एस्टिमेट्स और रिपोर्ट्स जो मैं देखा हूं, जो मैं पढ़ा हूं, वहां से मेरे को यह अंदाजा मिला है कि अगर इकोनॉमी 10% के ऊपर ग्रो करती है, 12%, 10%, 11%, तो इंडियन इकोनॉमी सफिशिएंट जॉब्स बना पाएगी लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए। यह तो हुआ एक बात। लेकिन केवल इकोनॉमी की डिमांड से जॉब नहीं होता है। अगर आप यूएस की बात करो, अभी एक मॉडर्न कंट्री है जहां पे जो भी लोग उनको चाहिए जॉब के लिए, वो सारे लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। उनको बाहर से लोग लाना पड़ रहा है, H1B वीजा, ये वीजा, वो वीजा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जॉब क्रिएट करे, ये एक चीज है। दूसरी चीज है वो जॉब करेगा कौन? क्या उसके लिए स्किलिंग और एजुकेशन सही पाथ पे है? क्या लोगों को उस तरीके से तैयार किया जा रहा है? कंप्लीटली मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं किया जा रहा है, बट कंप्लीटली ये भी नहीं है कि किया ही जा रहा है। अभी मैंने आपको सारे परसेंटेज बताए, उसके हिसाब से मेरा यह कहना है कि इंडिया को अभी एक स्किलिंग में मैसिव पुश देने की जरूरत है। अगर आप स्किलिंग में एक मैसिव पुश देते हो तो आने वाले समय में जब आपकी इकोनॉमी थोड़ी ग्रो करती है, पर्टिकुलरली अगर अभी की आप बात कर रहे हो, इस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, तो ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लो डाउन के फेज में है। आप सब जानते हो इंडियन इकोनॉमी भी स्लो डाउन के फेज में है। स्लो डाउन है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट जो 10% के ऊपर की हमने बात की वो इंडियन इकोनॉमी अभी अचीव नहीं कर पाई। तो जब इंडियन इकोनॉमी इस स्टेज पे आती है कि वो 10% से ऊपर ग्रोथ रेट अचीव करने लगे, और उस पॉइंट पे हमारा स्किलिंग इकोसिस्टम इतना तगड़ा हो, एजुकेशन इकोसिस्टम इतना तगड़ा हो कि इकोनॉमी को जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग हमारे यहां तैयार हो, तो आई गेस ये एक तरीका हो सकता है डिमांड और सप्लाई साइड दोनों से मैच करके पॉपुलेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का, पॉपुलेशन से मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी निकालने का, जो कल को इंडिया को सच में एक डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस दिलाने में हेल्प कर सकता है। आप इसमें अपनी राय जरूर रखें, ठीक है? और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।